हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको और भी नामों से जानते हैं, इमेजिनरी फोर्स, वर्चुअल फोर्स, फेक फोर्स या सूडो फोर्स भी कहा जाता है इसको। तो ये असल फोर्स क्या है कि ये फोर्स assumed to be acting on the body in a direction away from the center of circular path is called centrifugal force, is called centrifugal force। ठीक है ना, ये फोर्स assumed to be acting on the body, ये माना जाता है कि ये फोर्स उस बॉडी पे एक्टिंग करता है इन ए डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी पर बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स का अनुभव होता है, यानी एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है कोई पार्टिकुलर बॉडी, तो उस बॉडी पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक फोर्स लगता है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपने देखा था कल कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है यूनिफॉर्म, तो उस पर एक सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ठीक सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, इट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेम बॉडी पर एक्ट करता है। ठीक है, इट इज नॉट रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसका। ये सिर्फ सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली जो बॉडी होती है इसके प्रभाव का अनुभव करती है। उसे ऐसा लगता है कि एक फोर्स वो बाहर की तरफ ढकेल रहा है या बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, रियल में कौन फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सेंटर की तरफ खींचे रहता है ताकि वो सर्कुलर मोशन कर सके। ठीक है, ताकि वो सर्कुलर मोशन कर सके। तो इसलिए इट इज नॉट रियल फोर्स बट इट इज ए फिक्सटिशियस फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, वर्चुअल फोर्स, एक छद्म बल, झूठा बल कहते हैं। ठीक है ना, और किसके द्वारा यह अनुभव किया जाता है? एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर, मतलब वो ऑब्जर्वर, देखने वाला, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, along with the body, यानी कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी के साथ कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर ही इस फोर्स का अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसे बाहर की ओर एक फोर्स का अनुभव होता है और उसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्र, केंद्र से बाहर। ठीक है ना, वो सर्कुलर पाथ के केंद्र से बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो व्यक्ति इस फोर्स का अनुभव करता है जो सर्कुलर पाथ पर घूमती वस्तु के साथ अटैच होता है ना।
assumed by an observer moving in a circular path along with the body, जो एक बॉडी के साथ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है उसे ही इस फोर्स का अनुभव होता है। ठीक है ना, उसे लगता है कि कोई उसे बाहर की डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक, तो चलिए हम जो है इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है किस तरह अनुभव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के द्वारा। अभी एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो लास्ट में लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव वही व्यक्ति करता है जो एक्सलेटेड बॉडी में बैठा हो, बॉडी के ऊपर बैठा हो, मतलब ऐसी चीज पे बैठा हो जो एक्सलरेट हो रही हो, चाहे वो घूम रही हो चाहे सीधे जा रही हो। मतलब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर एक्सलेटेड बॉडी पर अगर बैठा है तो भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव करेगा। अभी वो किसका अनुभव करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव करेगा। अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो रियल फोर्स का अनुभव करेगा, मतलब उसको कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव नहीं होगा। तो अभी एक ज्ञान के लिए एक चीज बता दें कि जो एक्सलेटेड बॉडी होता है, जो रोटेटिंग जो एक्सलेटेड फ्रेम होता है जिसको हम लोग, या एक्सलेटेड बॉडी जो होती है, कहने का मतलब जो एक्सिलरेटेड जो फ्रेम कह लीजिए या बॉडी कह लीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और जिस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है, जैसे वो व्यक्ति अगर रेस्ट पे है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड जिस बॉडी का 0 होता है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। यानी कि इसके लिए क्या है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, और एक बॉडी ऐसी हो जिसके लिए एक्सेलरेशन 0 हो तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हालांकि थोड़ा सा एडवांस की चीज है। ठीक है ना, तो हम इसकी बात करेंगे, इसकी। ठीक है ना, क्योंकि यही जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जहां वो फ्रेम होता है जहां पे खड़ा होकर के ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, तो उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता चलता है। ठीक है ना, और जो व्यक्ति वहां से खड़ा होकर के घटना को देखता है, जो स्थिर हो, रेस्ट पे हो, क्या हो, रेस्ट पे हो, है ना, या उसकी जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0, तो व्यक्ति जब इनर्शियल फ्रेम पर हो, ऐसा हो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, ऐसा हो जो रेस्ट पे हो, एक्सेलरेशन 0 हो, तो जो वहां से खड़ा होकर अगर कोई घटना ऑब्जर्व करता है तो उसे उस फोर्स का अनुभव नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना, एक चीज और बता दें यहाँ पे कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, है ना। इसमें न्यूटन्स लॉ आप जानते क्या होता है, F बराबर m में है, ये सेकेंड लॉ है। और एक इनर्शिया का लॉ कहा जाता है, फोर्स में आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स लॉ 3 होते हैं, एक एक्शन रिएक्शन का होता है, एक इनर्शिया का होता है, और एक होता है F बराबर ma, या उसी को हमने जो पढ़ा था मोमेंटम के फॉर्म में dp/dt। ठीक है ना, अगर मास कांस्टेंट है तो इसी को हम लोग कहते हैं ma। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है ये इसमें वैलिड नहीं होता, इस फ्रेम में वैलिड होता है। ऑब्जर्वर अगर इस फ्रेम में है तो यही वैलिड होता है। अगर ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है, रोटेटिंग बॉडी में है, एक्सेलरेटेड बॉडी में है, तो ये वैलिड नहीं होते।
तो इसको वैलिड करने के लिए, न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए ही हम लोग क्या है, किसकी कल्पना करता है ये, न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम में होता है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कल्पना करता है। ठीक है ना, उसको वेरीफाई करने के लिए, न्यूटन लॉ को वैलिड बनाने के लिए ही किसकी कल्पना की जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। चलिए अब हम लोग, ये तो थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें अलग से, अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब उसको समझते जाते हैं। 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे चलिए पहला है कि अगर आपने जो कभी जो गोल गोल घूमने वाला झूला, चरखी जिसको कहते हैं, यानी मैरी गो राउंड झूले पर अगर कभी आपने बैठा होगा, तो जब वो जब वो झूला गोल गोल घूमता है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे आप कभी फील किए होंगे, मेले में झूले होंगे, तो ऐसा ये लगता होगा कि हमें बाहर की तरफ एक धक्का लगता है, एक झटका लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम रस्सी छोड़ दें तो हम बाहर जाके गिर जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या बाहर की ओर कोई फोर्स लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि कोई चीज सर्किल में घूमती है तो अंदर की ओर फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बाहर तो कोई फोर्स नहीं लगता। तो ऐसा एक फोर्स का अनुभव होता है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, हमें बाहर की ओर धक्का लगता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब जैसे कि आप कार में बैठे हो, कार में बैठ के जा रहा है सीधे, मतलब अगर कार बाएं मुड़ती है तो आप दाहिने तरफ झटका खाते हैं, अगर कार जो है दाहिने मुड़ती है तो आप बाएं तरफ झटका खाते हैं। ऐसा अनुभव किए हैं ना, क्योंकि जैसे वो टर्न होती है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको एक बाहर की तरफ झटका लगता है। उसी तरह से आप अगर किसी उसमें जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, कोई लिफ्ट है, इसमें अगर आप खड़े होकर के जाते हैं और लिफ्ट अगर एक त्वरण से ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेटेड बॉडी है, देखिए सब, क्योंकि गाड़ी में जब बैठे हैं तो वो भी एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी जा रही है, अचानक मुड़ी तो आप झटका खाते हैं। और ये भी देखिए, इसका एक्सेलरेशन ये है, इसका मतलब भी एक्सेलरेटेड बॉडी है। झूला भी एक्सेलरेटेड था क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, गाड़ी भी एक्सेलरेटेड है, देखिए ए भी एक्सेलरेटेड है। तो ये व्यक्ति यहाँ पे जो जा रहा है, ये अनुभव क्या करेगा कि कोई चीज इसको नीचे दबा रहा है, यानी इसका वेट बढ़ा हुआ। अगर आप कभी अनुभव करिएगा, कोई लिफ्ट में जाइए ऊपर, तो आपको लगेगा कि कोई हमें नीचे दबा रहा है, यानी हमारा वेट कुछ बढ़ा हुआ लगता है। उसी तरह से लिफ्ट अगर नीचे आती है एक त्वरण से, यानी तब भी एक्सेलरेटेड हो रही, तो ऐसा लगता है कि हमारा वजन कुछ कम हो गया, हमें कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, हमें कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, तो ये तमाम एग्जाम्पल हमने जो लिए थे वो कैसे हैं, सब एक्सेलरेटेड बॉडी, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। देखिए लिफ्ट भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, कार भी जा रहे थे एक्सेलरेटेड, और सर्किल पे झूला घूम रहा था वो भी क्या था, एक्सेलरेटेड था। तो एक्सेलरेटेड बॉडी यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ही ऐसा अनुभव करता है कि उसे बाहर की तरफ कोई झटका लग रहा है, मतलब जो रियल फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे एक झटका लगता है, रियल में वो फोर्स होता नहीं है, और उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसको हमें लगाना पड़ता है हमें अपने न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए। ठीक है ना, उसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं वैलिड होते हैं, अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल हैं, इसको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम झूले वाली बात को लेते हैं पहले, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो सपोज करिए कि कोई ये मैरी गो राउंड ही है, एक घूमता हुआ झूला ही है यहाँ पे। ठीक है, और ये अपने प्लेटफॉर्म पर, ये इसका प्लेटफॉर्म है, इसके चारों ओर ये घूमता है। ठीक है, ये
और यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई मैन बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये है, तो ये सर्किल पे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, जिसको हम लोग सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जब ये सर्किल पे घूमता है तो ये कैसा फ्रेम हो गया, मतलब ये कैसी बॉडी हो गई, एक तरह से एक्सेलेरेटेड बॉडी हो गई, एक्सेलेरेटेड फ्रेम हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलेरेटेड फ्रेम। ये झूला क्या है, एक्सेलेरेटेड फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक। अब देखिए इस व्यक्ति को क्या पता लगेगा कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में हमें लग रहा है, मतलब हमें जब ये लगा रहता है तो ऐसा लगता है कि अगर हमें स्ट्रिंग टूट जाए तो हम बाहर तरफ गिर जाएंगे, ऐसा अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन क्या व्यक्ति न बाहर जाता है न अंदर आता है, व्यक्ति न अंदर जाता है न बाहर जाता है, ठीक है। ये उसी पोजीशन में बनता हुआ घूम रहा है, ठीक है ना। एक फोर्स का ये अनुभव करता है, वहां पे आप झूले में कभी बैठे होंगे तो अनुभव होगा, फील किए होंगे कि बाहर, लेकिन ये व्यक्ति इसी पोजीशन पे घूम रहा है, ना अंदर ना बाहर। अंदर तो फोर्स लगी रही है और उसे बाहर भी एक झटका पता चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो अपने पोजीशन पे ही बना है, कहने मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो बताइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने के लिए क्या होना चाहिए, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, एक फोर्स अंदर की तरफ रियल लगा है, जिसको आप सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ फेल हो गया कि भाई अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम में कहाँ से रहेगी, लेकिन तो ये तो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, अंदर भी नहीं जा रहा है बाहर भी नहीं जा रहा है, जो कि बाहर भी वो फोर्स का अनुभव करता है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ अगर हमको लगाना है तो हमें इतने ही के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इतने ही के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगाना होगा, फोर्स, ताकि एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखिए जब एफ नेट 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम में है, अब यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स इस पे 0 करना है तो हमें एक बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस लॉ को वैलिड करने के लिए, इस लॉ को वैलिड करने के लिए। और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि बाहर लगने वाला, हिंदी में इसको अपकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि ये इन रियलिटी ये फोर्स होता नहीं है। और ये फोर्स की उत्पत्ति तभी होती है जब कोई बॉडी कहाँ बैठी होती है, रोटेटिंग फ्रेम में, एक्सेलेरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठी होती है, ठीक है। चलिए इसी को हम एक तरह से और समझाते हैं, चलिए एक ऑब्जर्वर अलग अलग लेकर के समझाते हैं, वो ज्यादा डिटेल में। एक ऑब्जर्वर हम यहाँ पे ले लेते हैं यम, और ये व्यक्ति यहाँ पे है ये। एक ऑब्जर्वर हम ए ले लेते हैं, एक व्यक्ति को और ले लेते हैं यहाँ पे इसी फ्रेम पर, जिसको हम ए कह देते हैं, एक घूमती हुई बॉडी पर ही चल रहा है। अब देखिए दोनों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन, ये रेस्ट पे है यानी इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है यहाँ पे। और ये क्या है, रोटेटिंग फ्रेम पे है, ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, घूम रहा है ना सर्किल पे, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर, ये जो सर्किल पे झूला घूम रहा है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कहने का मतलब ये, जिसको हम लोग मैरी गो राउंड कहा जाता है, गोल गोल घूमने वाला झूला, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के ऑब्जर्वेशन में क्या है,
देखिए यम क्या देखता है, इसे, इस व्यक्ति को देखता है जो झूले में बैठा है, तो यम ये देख रहा है कि भाई तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पे एक सेंटीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है। तो ये तो देखता है, तो कहता है कि इस पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा Fc, ठीक है ना, जो होता है उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये कहा है न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे क्या है, वैलिड है कि नहीं है, सही है कि इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। किसके लिए सही है, इसके लिए, ठीक है ना, कौन, जो रेस्ट पे है, और वो देख रहा है कि बॉडी सर्कुलर घूम रही है, तो सर्कुलर घूमती है तो उस पे एक फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस पे एक फोर्स लगती है, तो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, और वही फोर्स तो उसको सर्कल पर घुमा रही है, ठीक है ना, वरना वो सर्किल पर नहीं घूम पाता। तो यहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इस ऑब्जर्वर के लिए, जो सेकंड वाला ए वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो व्यक्ति है, ये मान लो बी वाला व्यक्ति है, ये जो है कहता है कि ये व्यक्ति स्थिर है, ये तो देख रहा था कि ये सर्किल पर गोल गोल घूम रहा है, तो इस पे एक अंदर की ओर सेंटीपिटल फोर्स लगती है, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे वैलिड है कि भाई फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, और जो ये होता है उसी की वजह से वो घूम रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कहता है, ये जब देखता है कहता है कि बी तो स्थिर है, ये जब देखता है ए वाला इस वाले व्यक्ति को, तो उसके बार बार उसके सामने दिखता है, तो कह रहा है कि वो तो अपनी पोजीशन बदल ही नहीं रहा है, वो क्या है, स्थिर है, रेस्ट पे है। क्या है ये, ए के लिए बी क्या है, रेस्ट पे है, ए के लिए क्या है, बी रेस्ट पर है ना, किस पे है, रेस्ट पे, रेस्ट पर है, ठीक है ना। और ऐसा होता इसलिए अनुभव होता है कि जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदलता वैसे वैसे इसकी पोजीशन बदलता है, तो कंटिन्यूअस बी इसके सामने दिखता है, तो वो कहता है कि भाई नहीं ये रेस्ट पे है। अब यहाँ बात ये हुई कि इसके लिए तो ये गोल गोल घूम रहा था, ये कह रहा है रेस्ट है, इसके लिए एक अंदर फोर्स लग रहा है, और ये कह रहा है कि ये रेस्ट पे है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये रेस्ट पे है, ठीक है, और ये किस पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो इसके लिए ये रेस्ट पे है, और इसके लिए ये क्या है, गोल गोल घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये रेस्ट पे है ना, इक्विलिब्रियम पे है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो न्यूटन का लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ वैलिड है, लेकिन ए कह रहा है कि बी स्थिर है, बी स्थिर है, तो अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करेगा, वहां पे तो न्यूटन्स लॉ फेल हो गया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि बी तो स्थिर है, बी तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब जबकि रियलिटी में क्या है, अंदर की ओर इसके फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये रेस्ट पे है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, और ये कह रहा है रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे लाने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना पड़ेगा, और इसी के इक्वल और मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से ये जो रेस्ट पे है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, इसके हिसाब से रेस्ट पे नहीं है तो फोर्स लग रहा है, सही है, लेकिन इसके हिसाब से रेस्ट है तो इस पे कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक फोर्स लग रही है, लेकिन इसके हिसाब से कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तो यहाँ का मतलब है कि जब कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए, है ना। रेस्ट पे है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए ना, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नहीं तो न्यूटन्स लॉ वैलिड कहाँ होगा। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड करने के लिए मतलब नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब है कि एक फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी इसी के बराबर, ताकि फिर एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई कोई चीज रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई चीज रेस्ट पे है
तो उसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इसके रियलिटी में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो न्यूटन्स नियम, इसके लिए न्यूटन्स नियम वैलिड तो नहीं होगा। ये इसके लिए न्यूटन्स नियम तभी वैलिड होगा जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि इसके लिए ये क्या है, स्थिर है। तो न्यूटन्स नियम वैलिड यानी ये स्थिर दिखाने के लिए इस पे एक फोर्स हम इसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो इसी जो अपोजिट फोर्स होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब चलिए लिफ्ट, आपके बुक में वो जो दिया है कि इसी तरह से मैरी गो राउंड पर एक ऑब्जर्वर यहाँ, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है ना। जैसे आपके बुक में दिया है कि मैरी गो राउंड है, यहाँ पे एक बॉल है स्ट्रिंग से बंधी है और यम यहाँ पर देख रहा है, ठीक, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये इसको देख रहा है कि ये सर्किल मोशन कर रही है, इस पे एक टेंशन फोर्स लगा है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग, अरे ये बॉल जो है मूव नहीं कर रही, स्थिर है। तो अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक फोर्स की कल्पना करता है कि एक फोर्स इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिसका मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल होना। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो वो गोल गोल घूम रही है, एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं स्थिर है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए कि जब ये रेस्ट में है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा कि जब इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे। तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वास्तव में फोर्स होता है, नहीं होता, तो इसका एक नाम और होता है, इसलिए इसको आप तो इमेजिनरी फोर्स, वर्चुअल फोर्स, सूडो फोर्स, झूठा बल, इसे हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, इसीलिए एफई कहा जाता है, ठीक है ना, सूडो फोर्स। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जो सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी अनुभव होता है, उसी व्यक्ति के ऊपर अनुभव होता है जो व्यक्ति एक एक्सेलेटेड बॉडी में बैठा हो, एक रोटेटिंग फ्रेम में बॉडी में बैठा हो, तभी वो इस फोर्स का अनुभव करता है। इन रियलिटी ये फोर्स होता नहीं है, रियलिटी में सर्कुलर मोशन में ये फोर्स होता है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और बुक में दिया है कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो जो यम है उसे, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इधर है, यहाँ पे ऊपर है, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो जो यम है उसे क्या लगेगा कि ये वस्तु जो है, अरे ये जो बॉल है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में इधर कहीं गिरेगी। लेकिन ए को क्या दिखेगा कि बॉल इस डायरेक्शन में कहीं जाके गिरेगी, इससे क्या लगेगा कि बॉल इस डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे जैसे बॉल घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, तो दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग टूटेगी तो बॉल तो आएगी इधर, कहीं इधर आएगी, तो इसकी पोजीशन भी तो इधर आ जाएगी, यहाँ पे आएगी तो इसकी पोजीशन भी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे यहाँ से देखेगा तो क्या लगेगा, लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में बॉल गिर रही, इस डायरेक्शन में, लेकिन इसे क्या लगेगा कि बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है। जब ये बॉल इधर आएगी तो ये इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखेगा तो लगेगा कि बॉल तो हमसे आगे जाकर के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाकर के गिर रही है, ठीक है। चलिए, तो किताब में आपके दिया हुआ है, आप उसको रीडिंग लगा करके नोट बना सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लिफ्ट का लेते हैं, एक लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति है ना,
और लिफ्ट जो है ये एक्सेलरेटेड है, मतलब ये फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। और इनर्शियल फ्रेम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पे, जो इनर्शियल फ्रेम जिसको कहते हैं, ये स्थिर है ना, इसका a इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग से एक वेट को बांध देते हैं। एक स्ट्रिंग से इसी लिफ्ट में एक वेट को बांध दिया जाता है जिसका मास m है। ठीक है ना। तो उसका भार नीचे काम करता है जिसको हम लोग mg कहते हैं, और इस स्ट्रिंग में एक तनाव होता है t ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक। तो ये एक ऑब्जर्वर है और ये भी ऑब्जर्वर है, लेकिन ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है? स्थिर है, ग्राउंड पे है, इनर्शियल फ्रेम में है, और ये ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड है। ठीक है ना। तो ये जो है ऑब्जर्व करता है, इसका तनाव जो टेंशन फोर्स ऑब्जर्व करता है, तो वो ऑब्जर्व करता है क्या? देखिए mg नीचे है, t ऊपर है और ये ऊपर बॉडी जा रही है। तो न्यूटन्स लॉ अगर हम लगाएंगे, ठीक है ना, तो न्यूटन्स लॉ क्या है कि देखिए t ऊपर लग रहा है और नीचे जैसे कोई चीज है, इस तरह समझे। ठीक है ना। एक कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए F1 है, और इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और F1 के वजह से ये जिसका मास m है, तो इसका मतलब है कि किस फोर्स से आगे जा रही है? न्यूटन्स का लॉ यही है ना, F बराबर ma है ना, नेट फोर्स जिसको कहते हैं ये। तो देखिए F1 बड़ा है और F2 छोटा है, F1 बड़ा है तभी तो बड़े फोर्स के डायरेक्शन में वो जा रही। तो हमें जब नेट फोर्स निकालते हैं तो इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? F1 F2। ठीक। तो जो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस बॉडी का मास m है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे, फिर भी ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है। तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या होगा? तो t में से हमको mg अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया नेट फोर्स बॉडी पर, और किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई फोर्स बराबर क्या होता है? न्यूटन्स। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बॉडी पे लगा हुआ नेट फोर्स है। यानी कि अगर कोई इसकी बॉडी पर अगर यह फोर्स लग रहा है, ये बॉडी ये तुरंत चल रही है, तो सीधे सीधे F बराबर m में हो जाएगा अगर मास है। लेकिन अगर एक फोर्स इधर भी लग रहा है, F डैश है, और बॉडी फिर भी इधर जा रही है तुरंत से, तो अब नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स निकालने का मतलब क्या होगा? F माइनस F डैश। अब ये नेट फोर्स फिर मास इनटू तो एक्सेलरेशन। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो t हो जाएगा वो mg प्लस ma होगा। यानी ये जो ऑब्जर्व करेगा वो ये चीज ऑब्जर्व करेगा कि जो टेंशन फोर्स होगा वो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसमें बैठा हुआ व्यक्ति ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये क्या देख रहा है कि ये तो स्थिर है, मतलब ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि लिफ्ट में बैठा है उसी को देख रहा है। लिफ्ट में बैठा है और उसको देख रहा, तो कह रहा तो ये तो स्थिर है, कहीं नहीं जा रही। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति जो ये है, ये क्या कह रहा है कि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और ये क्या कह रहा है कि लिफ्ट कहीं नहीं जा रही। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति
ये देखेगा कि ये जो है, ये मास जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसे लगेगा कि ये स्थिर है, और इसे क्या लगेगा कि ये जो है इस तरह से ऊपर जा रहा है। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो मास है इस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसे क्या लगेगा कि ये तो मैं कंटिन्यू इसको यही देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं ना। जब आप साथ साथ ऊपर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो एक दूसरे को क्या देखोगे, रेस्ट में देखोगे। एक दूसरे को किस में देखोगे, रेस्ट में देखोगे। तो इसके लिए टेंशन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, इसके लिए टेंशन फोर्स क्या आएगा, जब वो कहेगा कि ये तो सिर्फ लटका है और बैलेंस में है, तो इसके लिए टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है कि जो मास है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये फोर्स बराबर है, यानी T बराबर mg है। तो ये बताएगा कि जो टेंशन फोर्स है वो T बराबर mg है, और ये बताएगा कि जो टेंशन फोर्स है वो mg प्लस ma है, ठीक है ना। तो दोनों दो रिजल्ट बताए। तो रियलिटी में सही कौन है, रियलिटी में ये सही है, क्योंकि ये रेस्ट से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। कि जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब इसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड है, और ये सही रीडिंग बताएगा। क्या बताएगा, इन रियलिटी सही रीडिंग कौन बताएगा, ये बताएगा। इसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो इस अपनी सही रीडिंग बता रहा, कह रहा है कि मैं भाई इसको तो रेस्ट पे देख रहा हूँ, ये तो मोशन कर ही नहीं रहा है, एक्सेलरेटेड है ही नहीं है, तो ये भी अपने हिसाब से सही बताता है। लेकिन इसके हिसाब से तो न्यूटन्स लॉ गलत हो गया भाई, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये होना चाहिए जो कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से गलत है, रियलिटी में तो ये सही होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके ही तो हमने निकाला है, तो ये होना चाहिए इस रियलिटी में, इसके लिए ये होता है। तो क्या न्यूटन का नियम गलत है, नहीं, न्यूटन का नियम गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके द्वारा इनवैलिड है, क्योंकि वो कैसी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है और एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो न्यूटन्स का लॉ इसके लिए वैलिड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस फोर्स से ये आगे जा रही है, ये मतलब ये इसमें उसी फोर्स को, यानी ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लगा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये मास किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। इसे सही करने के लिए क्या है कि एक अपोजिट डायरेक्शन में उसी के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे, तो वो हो जाएगा mg प्लस ma, और यही फोर्स जो mx अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसके लिए यही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, या इसी को सूडो फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स की ज़रूरत तब पड़ती है, या अनुभव तब किया जाता है, या लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो बॉडी ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सेंट्रीफ्यूगल, सूडो फोर्स, वर्चुअल फोर्स, जो भी फोर्स है वो वहाँ पे अनुभव किए जाते हैं जब ऑब्जर्वर किस फ्रेम में बैठा हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होती है, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड करने के लिए हमें एक फोर्स एज्यूम करना होता है जो इन रियलिटी नहीं होता है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या वर्चुअल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, फेक फोर्स, सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है ना। और ये किस ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा होता है, ठीक है ना। तो चलिए, और आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए, मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, पता नहीं आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप हायर क्लासों में जाएंगे, 11th क्लास में, इसको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होंगी, कुछ न्यूमेरिकल होंगे, तो अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे,
वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।